हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं हम उनको देखने वाले हैं। एक बोल सकते हैं कि एक वन शॉट रिवीजन जैसा ही है। और ऑलमोस्ट इसमें जितने भी फॉर्मूले जो मोस्टली 80 to 90% जितने भी फॉर्मूले ऑलमोस्ट हम लोग सारे कवर करेंगे, और जो कुछ रह जाएगा उसको बाकी के वीडियोज़ में हम लोग कोशिश करेंगे कवर करने के लिए। ठीक है, उसमें इसमें ऑलमोस्ट तुम लोगों के फॉर्मूले ही रिवीजन होंगे। तो चलो अभी शुरू करते हैं, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। पहले एक बार मैं राइट डाउन कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो इस वीडियो में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है फेज स्पेस। ठीक है, फेज स्पेस क्या होता है, उसके बाद हो गया एंसेम्बल्स क्या होता है, एंसेम्बल थ्योरी। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, जिसमें रहेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोस-आइंस्टाइन और फर्मी डिराक। ये तीन डिस्ट्रीब्यूशंस उसमें रहने वाले हैं। और उसके साथ जो इसके एंसेम्बल थ्योरी के अंदर रहेंगे पार्टीशन फंक्शन वगैरह, और उससे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज एनर्जी। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं, जानते हैं कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग जब थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करते थे तो वो किसके बारे में स्टडी करते थे, वो ओवरऑल माक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में, पार्टिकल के या फिर किसी सिस्टम के माक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग स्टडी करते थे। ठीक है, जो होता था माक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ये स्टडी करते थे, लेकिन हम जब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जाएंगे ना, इसमें हम लोग ऑलमोस्ट उसके माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो माक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होते थे उसमें, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करते थे। ठीक है, और लेकिन यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ हम लोग माइक्रोस्कोपिकल स्टडी करेंगे पार्टिकल्स का, गैसेस का। ठीक है, तो उनका माइक्रोस्कोपिकल बिहेवियर स्टडी करेंगे, और उससे क्या होता है हम ओवरऑल माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज फाइंड कर सकते हैं उसके। ठीक है, तो उससे प्रेशर निकाल सकते हैं, टेम्परेचर निकाल सकते हैं, एंट्रोपी निकाल सकते हैं। तो हम माइक्रोस्कोपिकल प्रॉपर्टीज से माइक्रोस्कोपिक निकाल सकते हैं। तो इसीलिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को स्टडी किया जाता है। तो और ये थोड़ा होता है प्रोबेबिलिस्टिक। ठीक है, और क्योंकि पार्टिकल्स होते हैं किस लेवल में, बहुत छोटे लेवल के होते हैं, तो उनका बिहेवियर स्टडी करने के लिए हम लोगों को प्रोबेबिलिटीज का हेल्प लेना पड़ता है। इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भी लेने होते हैं, प्रोबेबिलिटीज भी लेते हैं। ठीक है, तो यही सब डिस्कस करेंगे। अभी पहले देखते हैं कि फेज स्पेस क्या होता है। तो इसको एक बार मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा चलो फिर एक पेज ले लेते हैं। तो पहला होता है फेज स्पेस क्या होता है। हम लोग किसी भी पॉइंट को, किसी भी पार्टिकल को, अगर वो रेस्ट में है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल अगर रेस्ट में है, तो हम इसका बिहेवियर स्टडी करने के लिए या फिर कुछ भी स्टडी करने के लिए इसका पहले देखते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, लेकिन हम जब पार्टिकल अगर मोशन में होगा तब क्या होगा, उसके साथ कोई वेलोसिटी अटैच हो जाएगा, और अगर वेलोसिटी अटैच हो गया तो उसका कुछ अपना मास भी होगा, तो मास की वजह से यहाँ पे एक मोमेंटम भी होगा। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग जब मेजर करते हैं पार्टिकल के बारे में, बिहेवियर स्टडी करते हैं, यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे जब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे तब वहाँ पे एक मोमेंटम के साथ, मोमेंटम एंड उसके साथ जो पोजीशन है, दोनों का एच के ऑर्डर के अनसर्टेनिटी डेवलप होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब फेज स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं उसमें क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ पोजीशन को नहीं ले सकते, उसका कैनोनिकल कंजुगेट जो पार्ट होता है जैसे कि मोमेंटम, उसको भी कंसीडर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग फेज स्पेस को स्टडी करते हैं। और अगर हम कोई जनरल कोऑर्डिनेट ले रहे हैं कि वो वन डायमेंशन में है, ठीक है, अगर वन डायमेंशन में है तो वो फेज स्पेस में कितना होगा, वो टू डायमेंशन का होगा। कैसे होगा कि एक होगा मोमेंटम का कोऑर्डिनेट और एक होगा पोजीशन का कोऑर्डिनेट। ठीक है,
तो इसीलिए तो सिमिलरली अगर 2D में लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कितने डायमेंशन होंगे फेस पे, ये तो जनरल डायमेंशन है, और उसका जो फेस पे इसका डायमेंशन कितना होगा, इसमें होगा 4th डायमेंशन। यहाँ पे अगर कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है, मैं इस अब फ्री पार्टिकल की बात कर रहा हूं, अगर कोई 3D में लेंगे वहां पे कितने फेस स्पेस होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे अगर 4D में लेंगे तो क्या, यहाँ पे मतलब 2D है, 2D में क्या होगा, अगर dp यहाँ पे चेंज दिखा रहा है, ठीक है, मतलब कितने पे चेंज हो सकते हैं, dpx dpy dx और dy, यहाँ पे ये डायमेंशन आएंगे, यहाँ पे कितना होगा dp और dpx dx, ये 2 डायमेंशन आए यहाँ पे फेस स्पेस के, ये रहे इसके 4 डायमेंशंस और इसके रहेंगे 6 डायमेंशन, इसके कितना होगा dpx dpy dpz, और इसका होगा फिर dx dy dz, ठीक है। तो ये होता है फेस स्पेस। तो इसको अगर हम लोग एक चीज देखें इसमें कि तुम लोग को आई गेस तुम लोगों को पहले से पता होगा ये सब टॉपिक, ठीक है, हम लोग ज़्यादा अगर इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, बाकी टॉपिक्स भी हम लोगों को कवर करने हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं नंबर ऑफ फेज सेल क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ फेज सेल, तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अगर हम 1D के लिए ले रहे हैं dpx dy dx अपन h, ये होता है नंबर ऑफ फेज सेल। ये कैसा होता है, ये बेसिकली होता है, ये अगर इसको हम लोग मोमेंटम कोऑर्डिनेट लेते हैं और इसको पोजीशन कोऑर्डिनेट लेते हैं, ठीक है, ये होता है एक पर्टिकुलर सेल, फेज सेल, ये होता है डेल्टा px मतलब dpx, यहाँ पे होता है dx, ठीक है। तो इन लोगों का वॉल्यूम मतलब ओवरऑल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, यहाँ पे तो वॉल्यूम नहीं रहेगा, यहाँ पे मतलब लेंथ ले रहे हैं ना, एक तो ये 1D है, 1D ले रहे हैं मतलब यहाँ पे 2 डायमेंशन रहेंगे फेस स्पेस के, एक तो पोजीशन का रहेगा और एक मोमेंटम का रहेगा और एक पोजीशन का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे h के कितने पावर रहेंगे, 1 रहेंगे, h टू द पावर इसको बोल सकते हैं h के पावर 1 रहेंगे, क्योंकि 1 डायमेंशन में हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है नंबर ऑफ फेज सेल। अगर हम 2D में लेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, n इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल अगर लेंगे तो क्या होगा इसका एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक 1D बॉक्स लेते हैं, ठीक है, तुम सभी ने पढ़ा होगा, अच्छा एक सेकंड रुको, आप सभी लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स में 1D बॉक्स तो पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, 1D बॉक्स में कोई एक फ्री पार्टिकल को हम लोग एक किसी पोटेंशियल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के अंदर ट्रैप कर देते थे, ठीक है। तो अगर हम उसको देखने जाए तो ये परफेक्ट एग्जांपल होगा उसका, ठीक है। ये कोई इनफाइनाइट पोटेंशियल है, इसके बीच में पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, तो ये फ्रीली इसके अंदर मूव करेगा, तो इसके पास एनर्जी क्या रहेंगे, इसके पास एनर्जी रहेंगे E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपन 2m, ठीक है, क्योंकि ये फ्री पार्टिकल है, यहाँ पे तो इसका पोटेंशियल 0 है, हमने ले रखा है, तो इसके अंदर पार्टिकल मूव करेगा, अगर पार्टिकल इसके अंदर मूव करेगा तो हम लोगों के पास मोमेंटम कितना आएगा, P इज इक्वल टू 2me का ये पी स्क्वायर आएगा, तो P इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2me। तो अगर हम नंबर ऑफ फेज सेल इसका निकाले तो कितना होगा, अगर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, ये जो है कितना वॉल्यूम ऑफ द फेज सेल मतलब ये 1D का वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, तो पहली बात ये जो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन रहेगा, क्योंकि हम दोनों का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर दोनों का निकालेंगे, पहला लेंथ के लिए रहेगा 0 to L, x के लिए रहेगा, ठीक है, और मोमेंटम के लिए कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 2me माइनस 2me से प्लस 2me का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसके बीच में वेरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे dpx dx अपन h, तो होगा कितना ये, इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करने की जरूरत भी नहीं है, बस इसको देखना है कि इसका प्रोपोर्शनलिटी क्या है। अगर आप लोग इंटीग्रेट करना चाहें वैसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 ऐसा आएगा कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2me, इसके साथ लेंथ रहेगा इसका L
और डिवाइड बाय एच कट। हमको अल्टीमेटली यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे एनर्जी का प्रोपोर्शनलिटी क्या है, नंबर ऑफ फेस सेल। कोई पर्टिकुलर फेस सेल है 1D में, उसका एनर्जी ये dpx ये dx, तो ये एनर्जी के साथ कैसे प्रोपोर्शनल करता है, कैसे इसका प्रोपोर्शनलिटी रहते हैं। तो हमने देखा लेंथ के साथ ये रहता है l की पावर 1 और ये रहता है एनर्जी का पावर हाफ। ये क्यों हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इससे हम लोगों को डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का आइडिया मिलेगा। आप लोग सभी पढ़े होंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या होता है, ठीक है। तो हम लोगों को डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के बारे में पता चलता है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होता है dN अपन dE, ये होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। इसको आप लोग dE से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। इसको अगर हम लोग एक बार इसका डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू E, तो निकल के क्या आएगा, इसका प्रोपोर्शनलिटी e⁻⁻⁴ ये होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। तो इसका तो फिर अगर हम 2D में देखें तो क्या होगा फेस सेल, 2D के लिए अगर देखें हम लोग क्या होगा, पहली बात इसमें तो लेंथ था, मतलब वॉल्यूम ले रहे थे 1D का, वॉल्यूम का मतलब क्या है, 1D में लेंथ ही होता है, तो यहाँ पे लेंथ ही आया प्रोपोर्शनलिटी में। अगर हम लोग 2D में लेते हैं तो 2D में क्या आएगा, नंबर ऑफ फेस सेल इन 2D। अगर हम लोग 2D के लिए निकालेंगे तो होगा क्या, अगर हम लोग 2D के लिए निकालेंगे उसमें होगा इंटीग्रेशन dpx, यहाँ पे कितने डायमेंशन आएंगे, मोमेंटम के 2 कोऑर्डिनेट्स और पोजीशन के 2 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इसको हम h से जब डिवाइड करेंगे h⁻, इसका जो कितने डायमेंशन इसके आएंगे 2 आएंगे, ठीक है, h का स्क्वायर होगा। तो इसका 4 इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो मोमेंटम तो जो रहेगा यहाँ पे पोजीशन के 2 कोऑर्डिनेट्स x एंड dx एंड dy और मोमेंटम के 2 कोऑर्डिनेट्स रह रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर, पहली बात ये है 4 पाई, इसका क्या होता है, इसको अगर हम लोग लेंगे 2 पाई p, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा पहले से, 2 पाई p dp, ठीक है। इसको अगर हम लोग लेंगे dx dy का इंटीग्रेशन लेंगे, वो है क्या, कोई एरिया है, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग एरिया ले लेते हैं और उसके साथ ये रहेगा इसका इंटीग्रेशन 2 पाई p dp। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, h² डिवाइड में है, तो 2 पाई p dp p², इसको p²/2 हो जाएगा इसका अगर इंटीग्रेशन लेंगे मोमेंटम का। और एरिया रहेगा कितना, यहाँ पे एरिया रहेगा पाई और dx dy है, ठीक है, पाई r² अपन h²। पाई r² क्या लेना, r लो या फिर l लो, यहाँ पे l हमने लिया था तो l ही ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। अरे इरेजर किधर गया, तो इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, तो ये रहेगा 2 पाई p, ये यहाँ पे रहेगा सॉरी पाई, ये रहेगा p²/2, यहाँ पे रहेगा एरिया कोई सा भी ले लो तो, ठीक है। एरिया यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर ही होगा, लेंथ का स्क्वायर का टर्म ही होगा, यहाँ पे h²। ऑलरेडी यहाँ पे क्या था, 2 मल्टीप्लाइड था, तो 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, h², ये होगा कितना कि हम लोगों को प्रोपोर्शनलिटी अगर यहाँ पे देखना है, p की पावर कितने, p की पावर स्क्वायर है, तो p² अगर हम लोग लेते हैं 2D बॉक्स में क्या होता था, p², 2D बॉक्स बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो हमने मोमेंटम लिया था p² = 2me ही था, तो 2me अगर हो गए यहाँ पे फ्री पार्टिकल के लिए, तो 2me, तो एनर्जी के कितने प्रोपोर्शनल होगा, एनर्जी का पावर 1 हो जाएगा, और उसके साथ लेंथ का क्या होगा, यहाँ पे एरिया ले रहे हैं तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली 3D के लिए क्या होगा, 3D के लिए हमारे पास रहेगा 3 होंगे, ठीक है, यहाँ पे टोटल 6, 3D के लिए 3 डायमेंशन होते हैं और इसमें 6 कोऑर्डिनेट्स इसके होंगे, dpx dpy dpz और उसके साथ रहेगा dx dy dz, ठीक है। तो इसमें डिवाइडेड बाय h³ रहेगा, ठीक है।
तो अभी अगर इसको सॉल्व करें हम तो होगा क्या, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं dpx dpy dpz, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है, एक तो वॉल्यूम ले रहे हैं, उसके साथ क्या ले रहे हैं, दूसरी चीज यहाँ पे अगर मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स का वॉल्यूम लेंगे तो कितना होगा, हम लोग लेते थे सरफेस एरिया, फॉर्मूला था स्फीयर का क्या था 4πr² था, तो यहाँ पे 4πp² dp और उसके साथ ये है इंटीग्रेशन, ये मतलब वॉल्यूम है, ठीक है, dx dy dz को आप लेंथ का क्यूब ले सकते हो, वॉल्यूम है, और यहाँ पे डिवाइड बाय एच क्यूब। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो p का स्क्वायर है, इसका अगर इंटीग्रेशन लेंगे ये होगा p³/3, ठीक है, यहाँ पे 4πp³/3, यहाँ पे रहेगा वॉल्यूम अपन एच क्यूब। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी क्या रहेगी एनर्जी की, एनर्जी का अगर हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी देखेंगे E का पावर 3/2 और L का पावर 3, तो वॉल्यूम के लिए L का पावर 3 आ रहा है प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, लेंथ का, और यहाँ पे रहेगा एनर्जी का पावर 3/2। तो ये होते हैं फेस सेल्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो हम लोगों का एक समरी कर लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या हमने सीखा, यहाँ पे समराइज एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात है 1D के लिए हमारे पास फेस स्पेस के लिए तो E की पावर 1/2 और लेंथ की पावर 1 के साथ प्रोपोर्शनल होता था, और 2D के लिए ये जनरल कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो फेस स्पेस किसके साथ, मतलब नंबर ऑफ फेस सेल किसके साथ प्रोपोर्शनल हो रहा था, e टू द पावर 1, और उसके साथ लेंथ के साथ क्या होता था, लेंथ का स्क्वायर होता था, ठीक है। और 3D के लिए फेस सेल किसके साथ प्रोपोर्शनल होता था, 3/2 और लेंथ का कितना 3, ठीक है। तो यहां से हम लोग अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकाले, पहले के लिए हमने निकाला था डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, क्या आया था प्रोपोर्शनलिटी, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स e टू द पावर -1/2 आया था। तो इसके लिए अगर निकालेंगे तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ये प्रोपोर्शनलिटी आएगा e टू द पावर 0 का, क्योंकि हम इसका अगर डेरिवेटिव e टू द पावर 1 है, इसका अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो विथ रेस्पेक्ट टू e तो हमारा e टू द पावर 0 आएगा। अगर 3/2 का लेंगे तो क्या होगा, तुम लोगों को एक फॉर्मूला बता देता हूं, तो इसमें भी वैसे ही डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो क्या होगा e टू द पावर, तो फॉर्मूला में इसका जो ये है क्या बोलते हैं इसको, जो एक शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक वाला फॉर्मूला तुम लोगों को बता देता हूं, तुम लोगों को इजी रहेगा इसको याद करने में, ठीक है। अगर इसको एक बार इसको लिख लो अगर जरूरत है तो, मैं इसको इरेज कर लेता हूं एक बार, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का क्या होता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का एक फॉर्मूला होता है e टू द पावर d/s-1। ये फॉर्मूला याद रखो, ये चीज तुम लोगों को तीनों में, क्या 1D हो गया, 2D हो गया, 3D हो गया, अगर कहीं पे कंस्ट्रेंट भी गिवन है वहां भी कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा हाँ, फेस स्पेस की बात कर रहा था, तुम लोगों को फेस स्पेस का जो डायमेंशन होता है वो कैसे डिसाइड करेगा, ठीक है। तो पहली बात ये पहले बता देता हूं, ठीक है, फेस स्पेस डायमेंशन कैसे पता करोगे, ये होता है 2 × f, f होता है क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम, फेस स्पेस का डायमेंशन 2 × डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, f = dn - k। तो यहां पे जो d होता है वो डायमेंशन होता है, n होता है यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, और k होता है यहां पे कंस्ट्रेंट्स। इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं किसी मॉलिक्यूल का, ठीक है, दो मॉलिक्यूल यहां पे हैं, ये एक बॉन्ड बना रहे हैं इनके बीच में, तो बॉन्ड का मतलब एक कांस्टेंट गिवन है, के यहाँ पे 1 है, और हमने इस मॉलिक्यूल को मतलब 3D में ले रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल तो 3D में रहेंगे, तो 3D में डायमेंशंस कितने रहते हैं 3, और यहाँ पे n, हम कितने मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे कितने हैं 2 पार्टिकल्स है, एक मॉलिक्यूल में कितने पार्टिकल्स होते हैं 2 पार्टिकल्स, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल जो ले रहे हैं, ठीक है।
इसमें 2 पार्टिकल्स है, तो क्या होगा 3 इंटू 2 माइनस के क्या मतलब कितना है 1 है 5, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 5 आया, तो इसका मतलब इसका जो फेस स्पेस कितने रहेंगे 10 फेस स्पेस रहेंगे। तो ऐसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फेस स्पेस का कितने डायमेंशन का होगा, ठीक है। तो ये मैंने तुम लोगों को बता दिया। अभी बताता हूँ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या होता है, ठीक है। तो चलते हैं अभी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के जो फॉर्मूला मैं बोल रहा था कि ये होता है, यहाँ पे डी होता है क्या डायमेंशन होता है, कितनी डायमेंशन का हम लोग ले रहे हैं, ये जनरल डायमेंशन होते हैं, ठीक है। और ये एस होता है क्या, ये होता है आइदर तुम लोग कोई एक्सप्रेशन एनर्जी का गिवन होगा, उसका मोमेंटम का पावर होगा, ठीक है, कितना पावर का मोमेंटम गिवन है, या फिर तुम लोग इसको ऐसे भी ले सकते हो जो ओमेगा होगा फ्रीक्वेंसी, उसका भी पावर तुम लोग ले सकते हो, ठीक है। तो ये होता है एस। और यहाँ पे अगर हम लोग 1D के लिए कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि जस्ट अभी हमने e⁻⁻² निकाला था, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेंसिटी स्टेट्स 1D के लिए कितना होगा e⁻, डायमेंशन कितना है 1 है, तो 1D के लिए ले रहे थे p²/2m, हमारे पास फ्री पार्टिकल कोई था, तो पावर इसका कितना था मोमेंटम का 2 था, तो 2 अगर था यहाँ पे 2 लिया और -1, तो निकाला हम लोग निकाले कितने e⁻⁻², ये होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो सिमिलरली तुम तीनों का आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, 1D 2D 3D। तो 3D के लिए कितना होगा, 3D के लिए अगर हम लोग लें तो कितना होगा, यहाँ पे था 2, ठीक है, इसी पार्टिकल के लिए फ्री पार्टिकल के लिए ले रहे हैं, तो 3D के लिए कितना होगा e⁻3/2 -1, ये होगा e⁻3, ये कितना होगा 1/2, ठीक है। तो ये है 3D के लिए। और इसके लिए तो 0 आया था डेंसिटी ऑफ स्टेट्स 2D के लिए, ठीक है, e⁻0, और 3D के लिए e⁻1/2। तो ये अलग अलग डायमेंशन के लिए फेस स्पेस होता है, ठीक है। और इससे आगे अगर हम जाए तो इससे अगर हम लोग जाए आगे, इससे आगे क्या है कि हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके आगे है फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी, ठीक है। फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्लासिकल में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी है तुम लोग एक बार याद रखो, मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं क्या होता है। तो पहला हम लोग देखते हैं फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी, जिसी पार्टिकल इन बॉक्स की बात कर रहे थे, ठीक है, उसका ट्रैजेक्टरी कैसा रहेगा। तो यहाँ पे तो पोटेंशियल यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे तो इन्फानाइट होता है, यहाँ पे तो इन्फानाइट होता है, ठीक है। तो इसका तो लेंथ L होता है, हमने लेंथ L ले रखा है। तो इसके पास क्या होगा, इसका एनर्जी का इक्वेशन क्या रहता है, E = p²/2m, ठीक है। तो ये 1D के लिए है, हम लोग 1D के लिए देख रहे हैं, ठीक है, p², यहाँ पे तो पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें p की वैल्यू कितना आ रहा था ±√2me, ठीक है, ये चीज आ रहा है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फेस स्पेस के। तो पहली बात हमारे पास जो था हमारे पास क्या है, इसका अगर ग्राफ हम लोग ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो ये कैसा रहेगा। पहली बात ये होता है मोमेंटम कोऑर्डिनेट और ये होता है पोजीशन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसका तो लिमिट मोमेंटम में कहां से कहां तक आता है, -2√2me से लेकर +2me तक, ठीक है। तो और इसका जो लेंथ है वो कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 से L तक, ये रहा L। तो इसका ट्रैजेक्टरी कैसा रहता है, ये एक रेक्टेंगुलर ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है। इसका फेस स्पेस ये होता है, ठीक है, किसी फ्री पार्टिकल के लिए, पार्टिकल इन बॉक्स में, 1D बॉक्स में। तो इससे आगे एक और इंपॉर्टेंट होता है जो 2D के लिए होता है, ठीक है, उसको भी हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। वो क्या होता है, 2D के लिए होता है हार्मोनिक, 2D बोल रहा हूं अभी, एक और इंपॉर्टेंट है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। ये जो 3 इंपॉर्टेंट होते हैं तुम लोगों को इसको याद रखना पड़ेगा। एक होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता है,
इसका एनर्जी का इक्वेशन क्या रहता है, 1/2 kx², ठीक है। तो ये रहते हैं, है ना। तो इसको हम लोग अगर देखें, रीअरेंज करें तो कैसा होगा इसका ट्रेजेक्टरी। पहली बात इसका होगा p²/2me, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा कितना kx²/2e, ठीक है, इज इक्वल टू 1। फिर से इसको अगर रीअरेंज करें कितना होगा, p²/2me प्लस ये अगर ऊपर चला जाएगा, इसको अगर नीचे ले आएंगे तो होगा कितना x²/2e/k, 2e/k, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, देख के एक बार बताओ, ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। हम लोगों ने पढ़ा है x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1। ये किसका इक्वेशन होता है, ये एलिप्स का होता है इक्वेशन, ठीक है। तो इसका जो फेस स्पेस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स को, ठीक है। ये कैसे होगा, इसका फेस स्पेस ऐसे होगा, ठीक है। तो ये होगा, इसका लेंथ होगा कितना, ये मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, ये है पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये 1D में है, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर हमने कंसीडर किया है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, पहली बात हमने क्या देखा, 2me है, ठीक है। 2me का यहाँ पे -√2me प्लस √2me, ठीक है। यहाँ पर कितना रहेगा 2e/k, x यहाँ पे y, एक सेकेंड, हाँ यही होगा, ठीक है। तो ये होता है फेस स्पेस ट्रेजेक्टरी हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ठीक है। और तीसरा एक और भी है, इसको भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम लोग फ्रीक्वेंसी निकालना चाहो क्या होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है k/m, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग k का वैल्यू भी यहाँ पे पुट करके ओमेगा और m के टर्म में भी तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है उसमें भी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। तो अभी चलते हैं इसके आगे क्या था, इसके आगे था एक और जो फ्रीली फॉलिंग पार्टिकल, ठीक है। किसी हाइट से अगर ग्रेविटी की वजह से कोई फ्री फॉल कर रहा है पार्टिकल या फिर कोई ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए क्या होगा, फेस स्पेस, ठीक है। तो इसको हम लोग, इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर दीजिए इसको, ठीक है। अभी चलते हैं इसके आगे। पार्टिकल अगर कोई फ्री फॉल कर रहा है तो उसके लिए फेस स्पेस ट्रेजेक्टरी क्या होगा, पहले इसका एनर्जी का इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। क्या होगा, E इज इक्वल टू, पहले तो p²/2m प्लस यहाँ पे क्या होगा mgx। कोई पार्टिकल यहाँ से है, फॉल कर रहा है, तो उसका पोटेंशियल mgx ही होगा। तो यहाँ पे हमने इसका इक्वेशन लिखा है एनर्जी का। तो यहाँ से किसी x हाइट पे है, ठीक है, ये g है ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, पहले इस इक्वेशन को अरेंज करते हैं, p²/2m e यहाँ पे रहा mg x/e इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको अगर फिर से अरेंज करें कितना होगा, p²/2m e प्लस यहाँ पर होगा यहाँ पर होगा mg x/e/mg, ठीक है। तो ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये होता है पैराबोला, ये होता है पैराबोलिक पाथ, ठीक है। तो पैराबोला अगर होगा, इसको अगर तुम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये रहेगा मोमेंटम कोऑर्डिनेट, ये रहेगा पोजीशन कोऑर्डिनेट। यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे होगा √2me, यहाँ पर होगा -√2me और इसका लेंथ होगा -e/mg, ठीक है। ये होता है पैराबोला, ठीक है, पैराबोलिक रिप्रेजेंटेशन इसका फेस स्पेस में, ठीक है।
तो ओवरऑल फेज स्पेस यही होता है, ठीक है। फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी तुम लोगों को बताया, ओवरऑल एक बेसिक इंट्रोडक्शन था फेज स्पेस क्या होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग कैसे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं इससे आगे वाले टॉपिक जो थे एनसेबल, ठीक है। एनसेबल थ्योरी के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो सब क्या होते हैं। तो अभी बात करते हैं एनसेबल क्या होता है। एनसेबल क्या होता है, एनसेबल थ्योरी, ये पहले ये होता है, एनसेबल होता है द कलेक्शन ऑफ, इसका डेफिनेशन ये है, द कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम्स having same nature। तो एनसेबल थ्योरी में एनसेबल का मतलब ये है द कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम हैविंग सेम नेचर। अगर किसी भी सिस्टम में ये कुछ सिस्टम्स है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स है, ये इसका मतलब ये होता है कि ये सब सेम नेचर को बिलोंग करते हैं और उसके साथ ये सारे के सारे सिस्टम जो है आइडेंटिकल होना चाहिए, ठीक है। तो इसके टाइप्स कितने होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है माइक्रो कैनोनिकल, एनसेम्बल, उसके बाद होता है कैनोनिकल, उसके बाद होता है ग्रैंड कैनोनिकल। तो इसमें 3 टाइप्स के एनसेम्बल होते हैं स्टेटमेक में हमारे पास, जो है एक माइक्रो कैनोनिकल और एक कैनोनिकल और एक ग्रैंड कैनोनिकल, ठीक है। तो माइक्रो कैनोनिकल में क्या क्या चीज़ कांस्टेंट रहता है, एन भी, ई कांस्टेंट रहता है। एन होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, भी होता है वॉल्यूम एंड ई होता है एनर्जी, ठीक है। और जो कैनोनिकल होता है उसमें क्या क्या रहते हैं, एन, वी और टी कांस्टेंट रहते हैं। और ग्रैंड कैनोनिकल में म्यू, वी, टी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वी वॉल्यूम होता है, टी टेम्परेचर, और यहाँ पे म्यू जो है वो केमिकल पोटेंशियल। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल क्या होता है। माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल जो है इसमें क्या क्या कांस्टेंट रहते हैं, एन, वी और ई। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी पार्टिकल का एक्सचेंज नहीं होगा, डी एन इज इक्वल टू 0, वॉल्यूम का एक्सचेंज नहीं है, डी वी इज इक्वल टू 0, डी ई इज इक्वल टू 0, मतलब एनर्जी का भी कोई एक्सचेंज नहीं है। तो ये सिस्टम किस तरह का है, ये सिस्टम है सिंपली आइसोलेटेड, ये सिस्टम आइसोलेटेड है। तो इसमें अगर हम लोग देखें, ये जो सिस्टम है ये किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसमें ये इंडिपेंडेंट है, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ पे कोई पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये सिस्टम आइसोलेटेड है। और इसमें एक चीज़ है कि इसका अगर हम लोग नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकाले वो कैसा होता है। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ फेज सेल, फेज स्पेस, हमने पहले फेज स्पेस कैलकुलेट किया था। और क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फेज सेल। इस तरीके से हम लोग अपना नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जो है हम इससे निकाल सकते हैं। तो ये होगा कितना, ये अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे आइडियल गैस के लिए, ये होता है पहले अगर ये वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस बोला है, ठीक है। हम लोग इसमें क्या क्या करते हैं, पहली बात डी एक्स, डी वाई, डी जेड अगर 3D में देखें तो यहाँ पे होगा, ये कोई वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। और ये वाला टर्म जो होगा डी पी एक्स, डी पी वाई, डी पी जेड, ये मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फेज सेल, वॉल्यूम ऑफ फेज सेल यहाँ पे कितना होगा, एच की पावर 3, ठीक है। एच होता है एक सिंगल सेल का 1 डायमेंशन में वॉल्यूम होता है, ठीक है। अगर 3 डायमेंशन में लेंगे तो ये एच की पावर 3 आता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर आइडियल गैस कंसीडर करते हैं, अगर आइडियल गैस के केस में क्या होता है, आइडियल गैस के केस में इसका जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट रहेगा वो क्या रहेगा,
नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट रहता है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। इसका आइडियल गैस के केस में रहता है, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, v टू द पावर n होता है इसका वॉल्यूम, अपन h टू द पावर 3n होता है इसका नंबर, जो फेज सेल का वॉल्यूम, और इसमें मल्टीप्लाई रहता है 2 पाई me की पावर 3n/2 डिवाइड बाय 3n/2 का फैक्टोरियल। ये रहता है इसका एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसको, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इसको याद रखो, ये होता है आइडियल गैस के केस में, ठीक है, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में। और क्या क्या फॉर्मूले रहते हैं इसका, जो एंट्रोपी, यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जो माइक्रोस्कोपी पैरामीटर क्या निकाल सकते हैं, एंट्रोपी निकाल सकते हैं। कैसे होता है एंट्रोपी, KB लॉन ओमेगा से, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ अगर हम लोग यूज करें KB लॉन ओमेगा, आइडियल गैस के केस में निकलेगा कितना, इसका जो एक्सप्रेशन है ये भी मैं बता देता हूँ, इसको याद रखो। क्या होगा, S इज इक्वल टू, एक सेकंड मुझे चेक करने दो, N KB लॉन V/H³ होता है, V/H³, यहाँ इसके साथ रहेगा 4 पाई me अपन 3n की पावर 3/2 प्लस 3/2, ये होता है इसका एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको ये यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये होता है जनरल एक्सप्रेशन जो एंट्रोपी का। हम लोग जब डिराइव करके इसको निकालेंगे तो ये वाला वैल्यू देगा हमको एंट्रोपी के लिए। तो इससे और क्या क्या पैरामीटर्स हमारे पास है, हमको पता है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से हमको क्या पता है, TdS इज इक्वल टू du प्लस PdV। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से हमको ये फॉर्मूला पता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग टेम्परेचर निकालना चाहें, यहाँ पे तो DE है, ठीक है, यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है इसको हम लोग DE भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तो हम लोगों को कौन सा टर्म निकल सकता है, यहाँ पे T इज इक्वल टू DE/DS, या फिर 1/T इज इक्वल टू, तुम लोग ऐसा कर सकते हो, DS/DE। तुम यहाँ से टेम्परेचर निकाल सकते हो, ठीक है। और क्या क्या निकाल सकते हैं, अगर हम लोग एस को कांस्टेंट माने यहाँ पे, तो हमारे पास क्या निकल सकता है, P/T इज इक्वल टू DS/dV। तो ये वाला रिलेशन भी हमारे पास है, ठीक है, आइडियल गैस के केस में। ये आइडियल गैस है इसलिए हम लोग ये ले रहे हैं, ठीक है। और क्या क्या एक्सप्रेशन रह सकता है, ये रहेगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसके आगे हम अगर देखें, इसके साथ एक और एक्सप्रेशन रहेगा, जो एवरेज एनर्जी होता है आइडियल गैस के केस में, वो होता है 3/2 NkBT। ये होता है फॉर्मूला। KB होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और एक और रिलेशन भी होता है PV इज इक्वल टू NkBT। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमको याद रखने हैं माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में, ठीक है। तो इसमें हम लोग ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जो फॉर्मूला है उसी को ही रिवाइज करेंगे। उसके बाद वाले सेशन में हम लोग इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप कि तुम लोग जितने भी लोग होंगे वो लोग स्टार्ट में एक बार एटलीस्ट पढ़ चुके होंगे। जो लोग अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे तो वो लोग, उन लोगों को एटलीस्ट एक बार पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर रिवीजन, अभी तुम क्वेश्चन भी अगर सॉल्व करोगे ना, वहाँ समझने में दिक्कत होगा CSIR नेट का, ठीक है। वो थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल रहते हैं, तो इसीलिए ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाके तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के लिए, ठीक है। अभी चलते हैं कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है। तो कैनोनिकल एंसेंबल है, हमारे पास क्या क्या कांस्टेंट थे, N, V और T थे। तो यहाँ पे पार्टिकल का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, और उसके साथ dV भी 0 है, और क्या है, टेम्परेचर भी। लेकिन यहाँ पर DE इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब एनर्जी का एक्सचेंज होगा। कैनोनिकल एंसेंबल में एनर्जी का एक्सचेंज होगा, माइक्रो कैनोनिकल में एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो पाता था, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम कौन सा रहेगा, ये रहेगा नॉन आइसोलेटेड सिस्टम,
तो इसमें हम लोगों को क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें अगर हम लोग इसमें हम लोगों को पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ता है। पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जिसको हम लोग अगर एनर्जी डिस्क्रीट रहता है तो उस केस में हम लोग इसको कैसे करेंगे, सिंगल पार्टिकल के लिए समेशन आई जी आई होता है इसका डिजेनरेसी ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई। यहाँ पर जो बीटा होता है ये रहता है इसका जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। तो पार्टीशन फंक्शन अगर किसी एनर्जी डिस्क्रीट सिस्टम के लिए ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, सिंगल पार्टिकल के लिए। और इसको इसमें जी आई क्या होता है, जी आई रहता है डिजेनरेसी ऑफ द एनर्जी लेवल, ठीक है। और जो ई आई रहता है ये तो एनर्जी, और जो बीटा रहता है ये होता है 1/kBT, ठीक है। तो ये सिंगल पार्टिकल के लिए है पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल रहेंगे और ये सिस्टम अगर डिस्क्रीट रहेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, Zn होगा Z टू द पावर n, कैपिटल N, ये रहता है n अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको, अगर हम कंटिन्यूस एनर्जी लेवल रहेगा तब क्या होगा, फॉर कंटिन्यूस सिस्टम मतलब एनर्जी कंटिन्यूस रहेगा, इसके लिए पार्टीशन फंक्शन रहेगा क्या, अगर n पार्टिकल्स के लिए ले रहे हैं तो इसका फॉर्मूला रहेगा h टू द पावर 3n इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस बीटा ई रहेगा एनर्जी dp1 dp2 dp3 ऐसे करके dp3n, उसके साथ dq1 dq2 dq3n। यहाँ पर जो p है ये है मोमेंटम और यहाँ पर जो q है वो स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मतलब स्पेस कोऑर्डिनेट को, ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। और अगर ये है किसके लिए, ये डिस्टिंग्विशेबल, ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए है। अगर पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल हुआ तब क्या होगा, तब ये होगा कि हम लोग एक z, अगर इसको 1/, ये n फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, h टू द पावर 3n, ये जो n फैक्टोरियल है हम पूरे टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये होगा क्या, e टू द पावर माइनस बीटा ई dp1 dp2 dp3n और उसके साथ dq1 dq2 dq3n, ये होगा इसका एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको आप लोग आई होप कि पता होगा पहले से, ठीक है। तो इससे आगे हम लोग चलते हैं एक चीज़ पे, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। इसको हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये फ्री एनर्जी के बारे में बताता है जो। तो इसका एक्सप्रेशन क्या रहता है, F इजिकल टू टी माइनस एस, F इजिकल टू यू माइनस टी एस, सॉरी। तो इसको अगर हम लोग एक बार हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या पता है, फर्स्ट लॉ में हमको पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में टी डी यू ऐसे भी लिख सकते हैं, टी डी एस समान डी यू प्लस डी डब्ल्यू, इसको ये डी क्यू बेसिकली होता है, ठीक है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर डी क्यू को हम लोग लिखें क्या होता है, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू को हम लोग लिख सकते हैं पी डी वी। तो यहाँ से अगर हम डी यू का एक्सप्रेशन निकालें तो क्या कितना होगा, या फिर टी डी एस भी अगर यहाँ पे देखते हैं, फिर इसको अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं हमको एक रिलेशन, बढ़िया सा रिलेशन मिलेगा, डी यू माइनस टी डी एस माइनस एच डी टी, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग देखें तो टी डी एस का वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, डी यू प्लस पी डी वी, इसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, कितना होगा, डी यू माइनस टी डी एस का वैल्यू पुट करते हैं, डी यू प्लस यहाँ पर माइनस ही रहेगा, पी डी वी माइनस
HDT, ठीक है। तो इससे अगर हम देखें ड्यू ड्यू कैंसिल हो जा रहा है, तो इससे हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, -PdV माइनस HDT, ठीक है। तो DF की वैल्यू हम लोगों को मिला -PdV माइनस HDT। तो इससे अगर हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो प्रेशर और एक एंट्रोपी, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग प्रेशर कैलकुलेट करने जाए तो होगा कितना, -DF 8, अगर हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैलकुलेट करेंगे तब ये होगा -DF/dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और अगर हम लोग यहाँ पे एंट्रोपी कैलकुलेट करने जाए तो यहाँ पे हम लोगों को एक रिलेशन मिलेगा -DF/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दो रिलेशन है, यहाँ से हम लोग देखो कैसे प्रेशर और एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी से। एक और रिलेशन भी इसका रहता है जो पार्टीशन फंक्शन के साथ, ये रहता है क्या, -KVT ln Z, F इज इक्वल टू -KVT ln Z, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का ये एक रिलेशन रहता है, इसको भी याद रखना, ठीक है। हम लोग पार्टीशन फंक्शन से हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेशर हो गया, एंट्रोपी हो गया, ठीक है। बाकी सारे जितने भी चीज़ें मैक्रोस्कोपिकल चीज़ें उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था। और इससे आगे अगर हम एप्लीकेशन पे जाए, इसका जो एप्लीकेशन है आइडियल गैस के लिए क्या होगा, जैसे कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया था किसके लिए, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में, ठीक है। और आइडियल गैस, इसका जो एक्सप्रेशन रहता है Z का e टू द पावर -βE 1/s⁻³ dq1 ऐसे ही करके dq3n तक, ठीक है। सेम ही रहेगा, उसमें जो था ये वही रहेगा, ठीक है। अगर पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल रहा ये रहेगा, अगर पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल रहा उस टाइम पे बस n फैक्टोरियल यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है, डिवाइड होके। तो जो था वही रहेगा इसका एक्सप्रेशन पार्टीशन फंक्शन के लिए, dp1 dp2 dq3n, ठीक है। और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करके निकालें आइडियल गैस के लिए, ये कितना वैल्यू देगा, इसका एक्सप्रेशन मैं एक बार लिख देता हूँ कितना होता है आइडियल गैस के लिए, ठीक है। एक बार Z ये होता है n पार्टिकल के लिए, इसका एक्सप्रेशन होता है v⁴n डिवाइड बाई h⁴, सॉरी यहाँ पे n फैक्टोरियल, ठीक है। इसके साथ रहेगा 2πm kBT अपन h का पावर 2 3/2 3n/2, ठीक है। ये रहता है इसका पार्टीशन फंक्शन का एक्सप्रेशन फॉर, ये कैलकुलेटर रहता है, ठीक है। इसको तुम लोग याद रखो। और बाकी एक्सप्रेशन तो हमने देखा, तो ठीक है, ये होता है पार्टीशन फंक्शन फॉर आइडियल गैस केस, ठीक है। तो इससे आगे देखते हैं, फ्लक्चुएशन के बारे में डिस्कस करेंगे इसके आगे, ठीक है। फ्लक्चुएशन क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी चलते हैं फ्लक्चुएशन इन एनर्जी कैलकुलेट करने, ठीक है। तो उसको अगर हम लोग देखें तो फ्लक्चुएशन इन एनर्जी क्या होता है, इसको मैंने पहले राइट डाउन कर रखा है, इसके जितने भी फॉर्मूले हैं, क्योंकि ये टाइम लेगा एक एक करके अगर लिखूंगा, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन इन एनर्जी ये है रैंडम डेविएशन ऑफ सिस्टम्स एनर्जी फ्रॉम इट्स एवरेज वैल्यू। तो ये होता है कितना डेविएशन हो रहा है अपनी एवरेज वैल्यू से एनर्जी में, तो ये होता है फ्लक्चुएशन इन एनर्जी। इसका नाम ये है फ्लक्चुएशन, ठीक है, फ्लक्चुएट कितना कर रहा है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, डेल्टा ई अपन एवरेज ऑफ ई, ये होता है किसका, फ्लक्चुएशन का, जो ये फ्लक्चुएशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो इससे हम लोग कैसे, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आता है, डेल्टा ई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, अनसर्टेनिटी जैसे ही कैलकुलेट करते थे, ठीक है, अनसर्टेनिटी में। तो सिमिलरली इसमें भी वही डेल्टा ई निकालने के लिए पहले एनर्जी स्क्वायर का एवरेज लेंगे और उसके साथ एनर्जी का एवरेज का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये होता है एवरेज ऑफ एनर्जी, मतलब ये होता है डेल्टा ऑफ ई, ठीक है। तो डेल्टा ऑफ ई अगर यहाँ पे जो स्क्वायर का एवरेज है, इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है, अगर सिस्टम डिस्क्रीट रहेगा तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
समेशन ई आई का स्क्वायर कर देना है, बस जो एवरेज ऑफ ई हम लोग ले रहे थे इसमें देख रहे हो, इसमें बस ई आई का स्क्वायर कर देना है और बाकी टर्म जो थे वो वही रहेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली वैसे ही हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसका एक एक्सप्रेशन रहता है एवरेज ऑफ ई क्या, माइनस डेल ऑफ डेल बीटा लॉन जेड, ये हम पार्टीशन फंक्शन से कैलकुलेट करते हैं एवरेज ऑफ ई, ठीक है। और स्क्वायर अगर होगा तब उस केस में 1/z डेल स्क्वायर अपन डेल बीटा स्क्वायर, जो बीटा होता है यहाँ पे कितना 1/kt, ठीक है, kbt। तो डेल स्क्वायर अपन ये प्लस में होता है, ठीक है, ये स्क्वायर का एवरेज अगर लेंगे ये वाला फॉर्मूला आता है। तो यहाँ से अगर हम लोग डेल्टा ई की स्क्वायर हम निकालेंगे तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा एवरेज ई की टर्म में, ठीक है। इसके टर्म में अगर आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे ये वाला फॉर्म आएगा। तो ये होता है कैसा, इसको अगर हम लोग पुट करते हैं कौन सा फॉर्मूला, kbt स्क्वायर, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टी में अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तब जाके ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आएगा, kbt स्क्वायर d/dt एवरेज ऑफ ई। अगर हम लोगों को पता है ये जो टर्म है d/dt एवरेज ऑफ ई, ये कितना होता है, ये CV होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा, kbt स्क्वायर मतलब डेल्टा ई की वैल्यू ये निकल के आया, ठीक है, डेल्टा ई स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, ये ई नहीं है, डेल्टा ई स्क्वायर की वैल्यू। तो डेल्टा ई की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। तो अगर स्क्वायर रूट रहा, ये क्या हुआ डेल्टा ई, ये रहा इसका स्क्वायर रूट अपन एवरेज ऑफ ई, एवरेज ऑफ ई रहेगा, ये होगा इसका फ्लक्चुएशन, ठीक है। फ्लक्चुएशन निकालने के लिए ये है इसका फाइनल एक्सप्रेशन। तुम लोगों को ये एक्सप्रेशन याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम लोग जब पार्टीशन फंक्शन निकालोगे, पार्टीशन फंक्शन से तुम लोग क्या क्या निकाल सकते हो, वहाँ से हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी निकाल सकते हो, फ्री एनर्जी से फिर क्या करोगे, CV वगैरह निकाल सकते हो, CV से तुम लोग ये एवरेज एनर्जी CV निकाल के यहाँ पे तुम लोग फ्लक्चुएशन भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये रहता है एक्सप्रेशन इसका। तो इसके आगे अगर हम देखें, अगर आइडियल गैस के केस लेते हैं, फॉर आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस के केस में क्या होता है, जो एवरेज एनर्जी रहता है वो क्या रहता है 3/2 n kBT, ठीक है, ये रहता है आइडियल गैस के केस में। और इसका जो CV रहता है आइडियल गैस के केस में कितना रहता है, अरे n kB ये रहता है। तो अगर हम देखें एवरेज ऑफ ई, ये क्या हो रहा है, एवरेज ऑफ ई किससे प्रोपोर्शनल होता है, n के साथ, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ। और CV किसके साथ प्रोपोर्शनल हो रहता है, यहाँ पे ये भी n के साथ, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखें, ये आइडियल गैस केस में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो फ्लक्चुएशन का फॉर्मूला क्या था, अरे डेल्टा ई अपन एवरेज ऑफ ई, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें कितना होगा, ये था kbt स्क्वायर CV अपन ये था एवरेज ऑफ ई। तो यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी देखें, n के साथ कितना प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पर तो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ n अपन n, तो ये होगा 1/√n। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, अगर n की वैल्यू ज़्यादा होगा तब ये क्या होगा, n की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो फ्लक्चुएशन कितना होगा, कम होगा। मतलब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए फ्लक्चुएशन कम होता है, लेकिन n की वैल्यू अगर कम होगा तो उस केस में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे यही पता चल रहा है कि अगर n हम लार्ज लेंगे यहाँ पे तो हम लोगों का फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, और n अगर कम लेंगे तो n ज़्यादा अगर लेंगे तब फ्लक्चुएशन कम होता है, और n अगर हम लोग कम लेते हैं तो तब फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहता है, ठीक है। और उसके साथ एक और चीज़ है, ये तो रह गया फ्लक्चुएशन। इसके आगे अगर हम लोग देखें, हम अभी डिस्कस करने वाले हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टैटमैक में दो टाइप के होते हैं, एक तो है क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक होता है क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इनके बारे में अगर हम स्टडी करें, पहला है क्या जो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर रहता है उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, एनर्जी का फॉर्मूला ये रहता है En = n+12 h/ω। सारे लोग क्वांटम में ये पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और इसका अगर हम लोग पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे, पार्टीशन फंक्शन ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, Z1 =
मतलब एक पर्टिकुलर सिंगल पार्टिकल के लिए अगर निकालें समेशन ई टू द माइनस बीटा ई है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या है, डिस्क्रीट है, ठीक है। डिस्क्रीट सिस्टम के लिए हम लोग क्या करते हैं, पार्टीशन फंक्शन को ऐसे ही लिखते हैं समेशन के साथ, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा क्या, फॉर सिंगल n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1/2 साइन हाइपरबोलिक बीटा एच कट ओमेगा 2, ये रहेगा इसका पार्टीशन फंक्शन। अगर n पार्टिकल के लिए हम लोग लेंगे तो होगा क्या, इसको जस्ट पावर n कर देना है, जैसे कि हम लोग z टू द पावर n निकालते हैं फॉर n पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या इससे हम क्या रिजल्ट ले सकते हैं, इससे हम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। फ्री एनर्जी से हमको क्या क्या वैल्यू मिल जाएगा, एवरेज एनर्जी इन टर्म्स ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू यहाँ पे d/dt के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। ये होता है, ये एक्सप्रेशन तुम लोग याद रखना, ये मैंने लास्ट टाइम शायद नहीं लिखा था। एवरेज एनर्जी होता है -t² d/dt f/t, ठीक है। तुम लोग हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी से डायरेक्ट एवरेज एनर्जी भी निकाल सकते हो, ये रहता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। और इससे अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ये रहता है इसका एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको भी याद रखना, n h कट ओमेगा कॉट हाइपरबोलिक बीटा h कट ओमेगा 2। और इससे हम लोग क्या CV भी निकाल सकते हैं, एवरेज एनर्जी अगर हम लोगों का निकल गया तो यहाँ से हम लोग CV निकाल सकते हैं d/dt ऑफ एवरेज एनर्जी, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला। यहाँ पर प्रेशर 0 होता है, अगर हम लोग प्रेशर कैलकुलेट करने जाए हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में, यहाँ पर प्रेशर 0 इसलिए रहता है कि यहाँ पे कोई वॉल्यूम का टर्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रेशर भी 0 रहता है। और इसका अगर फ्लक्चुएशन हम लोग निकालने जाए तो फ्लक्चुएशन का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, ये रहता है, इससे हम लोग फ्लक्चुएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर चाहो इसको तुम लोग कैलकुलेट करना। और अगर क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में हम लोग डिस्कस करें, इसमें क्या होता है, पहला ये 1D मतलब 1D के लिए ले रहे हैं, मतलब सिंगल पार्टिकल के लिए, तो ये होगा इसका फॉर्मूला p²/2m प्लस हाफ kx², इसका एनर्जी रहता है, ठीक है। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, पहले ये कंटिन्यूस एनर्जी है, ठीक है। क्लासिकल है मतलब कंटिन्यूस एनर्जी है, इसका कंटिन्यूस एनर्जी है मतलब इसका n पार्टिकल के मतलब 1 पार्टिकल के लिए क्या रहेगा, पहला पार्टीशन फंक्शन ये रहेगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ फेस सेल एक ही है, वॉल्यूम ऑफ फेस सेल यहाँ पे, ठीक है। और ये रहा 1/h इंटीग्र e टू द पावर माइनस बीटा ई dp dx, ठीक है। और यहाँ पे अगर n पार्टिकल के लिए हम लोग लेंगे तो पहले इसका एक्सप्रेशन अगर निकालेंगे Z1 इज इक्वल टू 1/बीटा h कट ओमेगा निकलेगा। और अगर n पार्टिकल के लिए निकालते हैं तो इसका जो पार्टीशन फंक्शन है 1/बीटा h कट ओमेगा पावर n निकलेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे हम लोग फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और उससे हम लोग क्या निकले, यहाँ भी प्रेशर 0 होगा क्योंकि यहाँ पर कोई वॉल्यूम का टर्म नहीं है। और इससे हम लोग फ्लक्चुएशन और जो ये क्या रहा, फ्लक्चुएशन के साथ ये यहाँ भी एक और चीज़, फ्लक्चुएशन 1/√n ही होगा, सेम ही रहता है जो हमने आइडियल गैस के लिए कैलकुलेट किया था, क्योंकि वो क्लासिकल गैस के लिए, ठीक है। और यहाँ पर भी 1/√n होता है इसका। तो इससे आगे हम लोग चलते हैं, ये रहा बस हार्मोनिक ऑसिलेटर 2 टाइप्स, यहाँ से क्वेश्चन भर के आते हैं, ठीक है। बहुत बार मतलब मैंने ऐसे देखा है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर से बहुत क्वेश्चन स्टैटमैक में आ चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ कंफ्यूज मत होना, तो बस यही फॉर्मूला रहता है इसके। और इसके आगे अगर हम चले, ये थर्मोडायनेमिक्स मैग्नेटिक सिस्टम एक रहता है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि हमको एक स्पिन गिवन होता है हाफ, कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह लेते हैं तो इसका स्पिन हाफ रहता है, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक स्पिन 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्लस हाफ और एक माइनस हाफ और एक प्लस हाफ रहता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक स्पिन नंबर, तो इससे क्या होगा, हम लोगों के पास 2 स्टेट्स रहेंगे, एक रहेगा अपर स्टेट और एक रहेगा लोअर स्टेट, ठीक है। ये जो कि ग्राउंड स्टेट है। तो ये -μ_b_h, यहाँ पे μ भी क्या है, यहाँ पर μ भी है बोर्स मैग्नेटॉन। ये होता क्या है, बोर्स मैग्नेटॉन का इसका फॉर्मूला क्या आता है EH/2m, ये होता है बोर्स मैग्नेटॉन का वैल्यू। जैसे कि आप सभी को पता होगा, एटॉमिक में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इसको, ठीक है। तो इससे अगर हम लोग पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, ये तो कौन सा सिस्टम है, ये है वापस से डिस्क्रीट सिस्टम है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल इसका है। तो इससे अगर हम लोग पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, ये निकल के आएगा, ठीक है। तो डिस्क्रीट के लिए समेशन e टू द पावर माइनस बीटा ई आई, अगर डीजेनरेसी होगा यहाँ पर जी आई रहेगा, ये रहता है पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग z अगर कैलकुलेट करेंगे 2 cos हाइपरबोलिक बीटा μ b h, यहाँ पे h क्या है, h है मैग्नेटिक
इंटेंसिटी, ठीक है। कब कुछ कुछ बुक्स में यहाँ पे बी भी गिवन होता है और एच यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो बेसिकली बी वही होता है, बी अपन म्यू नॉट वही होता है एच, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर एन पार्टिकल के लिए निकालेंगे, बस इसको पावर एन कर देना, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे पहले हमने जैसे ही निकाला था एफ फ्री एनर्जी एन पार्टिकल के लिए, ये होगा माइनस के वी टी लॉन 2 cos हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी एच की पावर एन। यहाँ पे जो एच है वो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो एवरेज ऑफ एनर्जी वही फॉर्मूले से हम लोग अभी जो डिस्कस किया था, टी के विथ रिस्पेक्ट टू टी में जो डेरिवेटिव है उसके साथ जो फ्री एनर्जी को लेके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इससे अगर हमारा रिजल्ट निकल के आता है एवरेज ऑफ एनर्जी क्या, ये एन म्यू बी एच टैन हाइपरबोलिक म्यू बी एच अपन के बी टी, ये फाइनल एक्सप्रेशन है, इसको भी याद रखो। और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन का भी फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। ये बहुत बार इसका क्वेश्चन मोस्टली ग्राफ ही आते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन इसके आते हैं। ये एक्सप्रेशन तुम याद रखो, मैग्नेट तुम लोग फ्री एनर्जी से सीधा कैलकुलेट कर सकते हो मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू इसको एच के साथ डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तब कभी कभी बी में भी गिवन होता है तो बी में भी लेना पड़ता है डेरिवेटिव, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। और इसका अगर फाइनल एक्सप्रेशन देखें तो ये मैग्नेटाइजेशन क्या कितना होता है, एन म्यू बी टैन हाइपरबोलिक म्यू बी एच अपन के बी टी। यहाँ पे बस एक चीज़ गायब रहता है, जो एच रहता है वो गायब रहता है, तो यहाँ पे बस एक नेगेटिव साइन लगा दो, ये आ गया एवरेज ऑफ एनर्जी और मैग्नेटाइजेशन इसका रिलेशन, ठीक है। एवरेज एनर्जी मैग्नेटाइजेशन का रिलेशन यहाँ पे नेगेटिव एम एच के साथ आता है, ठीक है। तो ये रहता है इसका फॉर्मूला। तो अगर इससे भी कुछ ग्राफ्स है जो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है, तुम लोगों को अगर देखना है उसको, तो तुम लोग बुक जाके चेक कर सकते हो, जो एम कदार है, ठीक है, उस बुक को जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे गिवन होगा इसका बहुत सारे ग्राफ्स, उसको एक बार देख लेना क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये रहा इसका, ठीक है। तो एक बार तुम लोग इसको चाहो तो कॉपी कर सकते हो। इसमें ज़्यादा थ्योरी अगर और ज़्यादा डीप में जाएंगे तो एक क्लास लगा, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके आगे अगर हम जाए, अच्छा ये ख़त्म है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन है, ओके। देन गाइस यही तक था आज का सेशन। इसके आगे हम लोग देखेंगे जो बाकी कुछ रह गए थे, जो एमबी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है उसको हमने नहीं देखा, कवर नहीं किया इस सेशन में, तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग जितने भी PYQs हैं, इंपॉर्टेंट जितने PYQs हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। इसमें बहुत सारे मैंने फॉर्मूले बस कवर कर रखे हैं, और अगर कुछ छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। और यही है, इसमें बस इतने ही फॉर्मूलेज हैं। आप इनको अगर आप याद भी कर लेते हो, एक दो बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपको स्टैटमैक में लगभग सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज़ भी रह गया, जो आइजिंग मॉडल है उसको भी हमने डिस्कस नहीं किया है, उसको भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, ठीक है। तो बस इतना ही, तो यहीं पर एंड करते हैं इस सेशन को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और एक चीज़ तुम लोगों को बताना था, जो 23 नवंबर को एक फ्री मॉक टेस्ट है अनअकैडमी की तरफ से, जिसमें तुम लोगों को अपना रैंकिंग वगैरह सब वहाँ पे शो करेगा। तो तुम लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा, इसको जाके एक बार एनरोल करो, जो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तुम जाके इसको एनरोल करो और जितना मॉक टेस्ट हो सके अभी उतना दो, क्योंकि तुम्हारा प्रैक्टिस उतना अच्छा रहेगा और कितना लेवल पे तुम लोग हो ये भी तुम लोगों को पता चलेगा, ठीक है। अभी एग्ज़ाम बहुत करीब है, इस टाइम पे जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट तुम लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। रिवीजन के साथ मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, तो ठीक है। तो इसको जाके एक बार ट्राई करो। सो एंड करते हैं इस सेशन को यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू।